तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर 1। इसके पहले अपन ने आउटलुक तैयार किया था। तो बागियों भागना नहीं है, पहले समझना है। तो पहले इसके पहले अगर आउटलुक नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखो। क्यों, एक ब्रॉड व्यू आपको मिल जाएगा कि अपन चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो जैसे आपने आउटलुक के कमेंट में देखा होगा कि हम इस लेक्चर में कॉजेस पढ़ेंगे। तो बच्चे लोगों एक चीज याद रखना, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन होंगे ना, सब के सिर्फ 3 कॉज होंगे और एक स्पार्क होगा, एक चिंगारी होगी। और वो 3 कॉज क्या होंगे, मेरे साथ बोलना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। चलो फिर से बोलो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही 3 कॉजेज होंगे। चाहे आप रशियन रेवोल्यूशन उठा के देख लो, चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा के देख लो, कोई भी रेवोल्यूशन उठाओगे 3 कॉजेज होंगे ही होंगे। रेवोल्यूशन की में ये चीज होती ही है, चाहे आप कुछ कर लो। इज दैट क्लियर? तो एक एक करके अपन बागियों पढ़ते हैं। बागी मतलब होता है जो बहुत विद्रोही भावना रखते हैं, और आप लोग बिल्कुल एकदम से ग्रो हुए, इमोशनल चेंजेस हुए होंगे। तो बात करते हैं सोशल, देन आफ्टर इकोनॉमिक और फाइनली अपन पॉलिटिकल की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल। बिल्कुल आम भाषा में समझेंगे अपन, कोई हाई फाई लैंग्वेज लेके नहीं आएंगे, एलियन वाली लैंग्वेज लेके नहीं आने वाले, बिल्कुल आम भाषा में सोशल। सोशल में देखो, दुनिया में ना जितनी सोसाइटी होंगी, जितनी भी सोसाइटी होंगी पूरे वर्ल्ड में, सारी सोसाइटी पिरामिड स्ट्रक्चर की होगी। सारी सोसाइटी, ऊपर कौन होगा, लीडर होगा, और नीचे कौन सी क्या होगा, प्रजा होगी या कॉमन पीपल होंगे। इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर हुई ये बात? तो ऐसे ही फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, दैट इज नोन एज फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन होते थे, क्लर्जी, पुरोहित वर्ग। ठीक है, सेकेंड में नोबिलिटी, किंग या किंग से रिलेटेड फैमिली मेंबर। और थर्ड एस्टेट जैसे कि हमने अभी बताया, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब पीजेंट, ठीक है, वर्कर, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, अपने थर्ड एस्टेट में आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको कि कोई भी सोसाइटी है वो इस तरीके से डिवाइड हो। हमेशा याद रखना, जो ऊपर के लोग होंगे ना, वही पूरी चीज एंजॉय करेंगे प्यारे बच्चों। हमेशा एक्सप्लॉइटेशन किसका होगा, सबसे नीचे वाले लेवल का। पिरामिड देखा है ना, ऊपर क्या होते हैं, कम होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। नीचे वाले लेयर पे सबसे ज्यादा बोझ होता है, ऊपर वाले तो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो वैसे ही हमेशा एक्सप्लॉइटेशन किसका होगा, थर्ड वाले का। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट पूरे प्रिविलेजेस को एंजॉय करेंगे। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किस में आ गया, सोशल कॉज में। क्यों, इमेजिन करो कि आप थर्ड एस्टेट हो और आपको कोई भी राइट्स नहीं है, आप कॉमन पीपल, आपको कोई भी राइट्स नहीं है, क्या आपको गुस्सा आएगा? बिल्कुल हाँ। जोर से बोलो, क्या आपको गुस्सा आएगा? बिल्कुल हाँ। तो इसी कारण से फर्स्ट और सेकंड जब देख रहे थे लोग के पूरे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग कोई भी प्रकार के प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मारने पे दौड़ गए। फिर नेक्स्ट कम द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट आइडियाज। ठीक है, एनलाइटमेंट आइडियाज में क्या क्या होगा भैया, देखो, जब भी लोग जागरूक होंगे, नई नई थिंकिंग उनके अंदर आएगी, एनालिटिकल पावर आएगी, सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी, सही गलत की क्षमता डेवलप होगी, उस टाइम पे लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या बेहतर है उनके लिए। इज दैट क्लियर? क्या, इसलिए तो अपन सोशल साइंस पढ़ रहे हैं ना 9th क्लास में। हमें, हमारा बेसिक काम बस यही है कि हमें आपके अंदर एक समझ डेवलप करनी है, सही और गलत की। सोशल साइंस का बस यही काम है, सही और गलत की क्या डेवलप करनी है, समझ। तो यहां पे बात करेंगे लिबरल एंड पॉपुलर सोवरेन। क्या हुआ था, लोग जानने लगे थे कि पावर तो भैया हमारे पास है, पावर हमारे पास है, एक डिक्टेटर पूरे देश को नहीं चला सकता। पावर किसके पास होनी चाहिए, हमारे पास। सोवरेन, टू टेक अ डिसीजन, किसी अदर का इन्फ्लुएंस हमें नहीं चाहिए, पावर हमारे पास है। ऐसे कुछ आइडियाज आने लगे, लिबरलिज्म के आइडियाज आने लगे लोगों के पास कि हमें आज़ादी चाहिए। फिर ये लोग कहने लगे कि भैया ये जो राजा रानी है, इनको कौन सा दैवीय अधिकार है, कौन सा डिवाइन राइट है कि ये हम पे रूल करेंगे? क्या इनका जो ब्लड है वो सोने का है? क्या इनका ब्लड जो है वो स्पेस से आता है? ऐसा कुछ होता है क्या प्यारे बच्चों? नहीं होता ना। तो लोग समझ गए कि भैया दे डोंट हैव एनी डिवाइन राइट टू रूल। तो क्यों ये रूल कर रहे हैं? वाई दे हैव अ राइट टू एक्सप्लॉइट अस। तो इसका मतलब क्या, चैलेंज डिवाइन राइट टू रूल। वो डायरेक्ट चैलेंज करने लगे कि बेटा तू बाहर निकल, तू रहेगा कहीं का राजा, तू फ्रांस का राजा, तुम बाहर आओ,
आओ मैं बताता हूँ कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन चोर, समथिंग लाइक दैट, कौन सिपाही। सेकेंड चीज, फ्रस्ट्रेशन ऑफ बुर्जवा। अब देखो ये पहली बार आपने वर्ड पढ़ा होगा बुर्जवा, ठीक है, स्पेलिंग बहुत ध्यान से नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बुर्जवाई, ठीक है। बुर्जवा का मतलब होता है न्यूली रिच मिडिल क्लास, वो व्यक्ति जो अभी अभी रिच हुए। इमेजिन करो कोई इसमें से एक कॉमन पीपल था एलन मस्क, अरे ये कहाँ से पहुंच गया, चलो पहुंचा देते हैं अपन, टाइम ट्रैवलिंग करवा देते हैं, डोरेमोन बना देते हैं इसको, ठीक है। एक कोई व्यक्ति था एलन मस्क, लेकिन वो थर्ड एस्टेट का था, अचानक से वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। चाचा कैन यू इमेजिन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, लेकिन उसके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, नॉट इवन राइट टू वोट। क्या एलन मस्क वाले भैया को गुस्सा आएगा? हाँ या ना, जोर से बोलो, आएगा ना? बिल्कुल आएगा, हाँ। तो यही चीज थी, जो रिच हो चुके थे, न्यूली रिच मिडिल क्लास थी, उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, दैट्स वाई वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये लोग हैवी टैक्सेस पे करते थे। क्या पे करते थे? हैवी टैक्सेस। और फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट तो टैक्स नहीं भर रहा है, ये लोग टैक्स भर रहे हैं, गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा कि भैया हम टैक्स दिए जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं नल्ले टाइप के, कुछ काम धाम करते नहीं हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये तो गलत है, लेट देम बीट। रुक जा, ऐसे लेट देम बीट नहीं, मतलब अपन पकड़ के उसको मारते हैं, रुक जा। तो ये क्या हो गया? सोशल। सोशल में एक और चीज हमेशा याद रखना, कई बार ऐसे कुछ र्यूमर्स फैल जाते हैं जो सोशल कॉज को बिल्ड करते हैं। जैसे इसमें एक र्यूमर था डायमंड नेकलेस अफेयर। एक पागल टाइप का व्यक्ति था, वो फ्रांस की सोसाइटी में एक डायमंड का नेकलेस लेके घूम रहा था, वो कहता है देखो 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 ये मुझे रानी ने दिया है, एंड आई एम हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ क्वीन। अब जो वहां के बूढ़े लोग थे, ये बूढ़े लोग बना देते हैं अपन, ठीक है, ट्यूं ट्यूं, ये बूढ़े लोग थे, ये काफी ज्यादा एंगर में आ गए। क्यों? क्योंकि अगर किंग और क्वीन ऐसा कुछ करते हैं जो सोसाइटी में थोड़ा सा हटके है, तो उनको देखकर लोग भी करेंगे। यस और नो प्यारे बच्चों? क्या अगर किंग और क्वीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं तो क्या उनको देखकर लोग भी रखेंगे? क्या उससे जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे, क्या वो खराब होंगे? सोच पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जस्ट अपन को सोचना है, समझना है, बैकग्राउंड में एक पिक्चर चलानी है कि अच्छा ये सर बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो उस पागल आदमी की बातों में लोग आ गए और लोगों ने नफरत करने लगे। किससे? क्वीन से। एंड क्वीन वाज मैरी एंटोइने। मैरी एंटोइने से जब नफरत करने लगे तो ये क्या बन गया? एक सोशल कॉज। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक। फिर से याद रखना, इकोनॉमी में अपन क्या पढ़ते हैं? पैसा। इट नॉट पैसा, पैसा। क्या पढ़ेंगे अपन? पैसा। चलो बिटकॉइन बना देते हैं। वो बनाते नहीं, बनता ऐसे ही दिखता है। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, हाँ उसी टाइम से चला दो तुम तो बिटकॉइन, ठीक है। याद रखना, फिर से बताया, थर्ड एस्टेट के साथ हमेशा क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन। जो निचले लोग हैं ना, निचले तबके के, मतलब जो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन जिनका होने वाला, वो हमेशा लोअर रहेंगे। पिरामिड स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं, कहाँ रहने वाले हैं? लोअर। तो थर्ड एस्टेट हमेशा टैक्स पे करता था। अब टैक्स देखो, चर्च को भी दे रहा है और किंग को भी दे रहा है। टिथ और टैले, दो प्रकार के टैक्सेस देता था बेचारा कॉमन आदमी। क्या गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा ना। देखो, एक तो तुम उनको राइट्स नहीं दे रहे हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हो, और दो टैक्स ले रहे हो और हैवी टैक्सेस ले रहे हो, क्या गुस्सा आएगा? हाँ। दूसरी चीज, इनका बहुत खर्च होता था भैया कोर्ट पे, ठीक है, ये लोग कोर्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा खर्च करते थे, और रॉयल लाइफस्टाइल पे। रॉयल लाइफस्टाइल मतलब कि खाने वाले दो हैं, खाना बन रहा है 500 डिशेस। किंग लोग ऐसे होते हैं ना, राजा, बढ़िया सोने का मुकुट चाहिए, सोने की चेयर चाहिए, ये चप्पल भी देखो, ये चप्पल में हीरा छोटा रह गया, इसको बड़ा बनाओ, चप्पल में बड़ा हीरा चाहिए हमको। क्या इनका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है? बिल्कुल हाँ। यस और नो? समझ पा रहे हो ना? तो यही कारण था कि ह्यूज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, एग्रेरियन क्राइसिस, एग्रीकल्चरल क्राइसिस। बुक में आप इसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस के रूप में भी पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ओवरऑल देखना है, ठीक है। एग्रेरियन क्राइसिस मतलब कुछ टाइम पहले यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्राइसिस आए नियर 1789 से, और 1789 से 90 के आसपास तक ये रहा, ठीक है। 89 से 90 के आसपास तक रहा। अब इससे क्या? देखो, खाने को खाना नहीं है और जेब में पैसा नहीं है। खाने को खाना नहीं है और जेब में पैसा नहीं, इसलिए खाली पेट हमेशा क्या आती है? बताओ जल्दी। गुस्सा आता है ना खाली पेट, कि मम्मी हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्यों? खाली पेट। खाली पेट गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नहीं, हर टाइप का बिहेवियर कह सकते हो।
ठीक है, खाली पेट हमेशा क्या आएगी, गुस्सा। तो ये चीज़ हुई। और लास्ट या फिर इसके बारे में इकोनॉमिक का लास्ट बात करते हैं, मल्टीपल वॉर्स। देखो क्या हुआ, मल्टीपल वॉर्स के कारण ना आप जब भी वॉर पे जाओगे, आप एक तो जैसे वेपन बना रहे हो, तो वेपन बनाने में क्या खर्च होते हैं, पैसा नहीं, पैसा। क्या खर्च होते हैं, पैसा। फील से बोलो, पैसा। ठीक है, पैसा खर्च होंगे। अब पैसा कहाँ से, एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब होता है राजकोष, ट्रेजर, खजाना। खजाना नहीं कहेंगे, राजकोष कहेंगे, एक्सचेकर। क्या बोलेंगे, एक्सचेकर। ठीक है, एक्सचेकर क्या हुआ, कम होने लगा। क्या होने लगा, कम। अब जब एक्सचेकर कम होगा तो किंग क्या करेगा, टैक्सेस बढ़ाओ। बच्चा लोगों, अब ज़्यादा पैसा दोगे तुम लोग, किंग का आदेश है, वो ढोल पीटने वाला है, डम 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 डम, आज से अभी से 10 रुपये टैक्स बढ़ाए जाते हैं, डम डम डम। अब लोगों के पास, बेचारों के पास 5 रुपये तो है, तुमने 10 रुपये टैक्स और बढ़ा दिया, तो क्या लोगों को गुस्सा आएगा, बिल्कुल हाँ प्यारे बच्चों। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की तरफ, एंड दैट इज पॉलिटिकल कॉज। अब कहोगे सर ये क्यों लिख ले, इट मेक वेरी इजी ना, कंफर्टेबल, आप तक नॉलेज बस जाना चाहिए। ठीक है, ये लिखते जाना। पॉलिटिकल कॉजेज की बात करते हैं तो पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे बड़ा कॉज था वीक मोनार्च। बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं यहाँ पे, पावर का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना। पावर ऑलवेज मूव to a person who have the capacity to hold that power. पावर हमेशा उसके पास जाएगी, शक्ति हमेशा उसके पास जाएगी जिस व्यक्ति के पास उस शक्ति को धारण करने की क्षमता होगी। अगर उस व्यक्ति के पास शक्ति को धारण करने की क्षमता नहीं है, if a person does not have the capacity to hold the power, he will die. हाँ बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, वो मारा जाएगा। क्लियर? इसलिए अपन देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये वीक था। वीक क्यों था? डिसीजन लेने में। और राजा का काम क्या होता है बच्चे लोगों? डिसीजन लेना, सही गलत की समझ रखना और डिसीजन लेना। अब वीक है तो क्या पावर को होल्ड कर पाएगा? नहीं। यही देखेंगे अपन कि लुई 16 जो उस दौरान फ्रांस का किंग हुआ करता था, वो किस तरीके से मारा जाता है। देखो ये बात हर रेवोल्यूशन के साथ है, हर रेवोल्यूशन के साथ। इफ अ पर्सन हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द पावर ना, उसके पास पावर खुद चली जाएगी, और अगर नहीं है वो मारा जाएगा। यही होता है। ये रशियन रेवोल्यूशन में भी होगा, हर जगह यही होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट विद नोबिलिटी ऑन टैक्सेशन। भैया इन लोगों का क्लियर ही नहीं था, कितना कौन लेगा, कितना टैक्स जाएगा, कितना टैले जाएगा। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में इनकी फैमिली ही लड़े जा रही है कि भैया इतना टैक्स हमें लेना है। ये फिर थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा बच्चे लोगों हमें, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये जान है और जो आपकी बुक में है ही नहीं, बट यू शुड हैव द नॉलेज। इज दैट क्लियर? नॉलेज कभी खराब नहीं जाता, यू शुड हैव द नॉलेज। इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन किसके बारे में बात करें? अमेरिका का। क्या हुआ बच्चों, जो लुई 14 था, इसके दादाजी, उसने क्या किया, अमेरिका में या अमेरिका की मदद करने में अपनी आर्मी को भेज दिया अमेरिका। अब जब यहाँ से आर्मी गई कहाँ पर? अमेरिका। तो अमेरिका में गई और देखती है कि अमेरिका वाले तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? राजा के लिए। अच्छा, उसने ऐसे बाजू, क्यों रे अमेरिकन, बताओ आज़ादी का मतलब क्या है? अमेरिकन बोलता है आज़ादी का मतलब है कि आपका चुना हुआ लीडर होगा। ये फ्रेंच वाला सोच में पड़ गया, यार हम तो जानते भी नहीं चुना हुआ लीडर मतलब। तो वहां से ना उनके दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, क्या बत्ती जली? कि रिपब्लिक इज बेटर देन मोनार्च। बच्चों रिपब्लिक ना, इलेक्टेड लीडर एक मोनार्च किंग और क्वीन से लाख गुना अच्छा है। क्या अच्छा है आप बताओ? किंग और क्वीन से एक इलेक्टेड लीडर अच्छा है कि नहीं है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। भल्लाल देव अच्छा है ना? नहीं है, खराब है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, गलत नहीं बोलना। सेकेंड चीज, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है, हमें कोई इज्जत मिलती ही नहीं है। कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं, वॉर पे तो कॉमन पीपल ही जाएगा, राजा तो जाएगा नहीं। राजा बड़े अच्छे आराम से अंगूर खाएगा। यस और नो? हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, वॉर पे हम मारे जा रहे हैं, टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, तो हम इनको टैक्स क्यों दें? नहीं देना टैक्स, जाओ कर लो क्या कर रहे। तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये इनने कहां से सीखा? अमेरिकन रेवोल्यूशन से। दो कंसेप्ट सीखे, फर्स्ट रिपब्लिक इज बेटर देन मोनार्च, और सेकंड क्या सीखा इन्होंने? नो टैक्सेशन विदाउट
रिप्रेजेंटेशन। जब ऐसे आइडियाज़ इन्होंने सीख लिए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सका। अब बात करते हैं इस बार, ये तो थे कॉजेज जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंगारी भी तो लगेगी। वो चिंगारी थी 14 जुलाई 1789 की। ये तो आपने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि ऑन 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। पढ़ा होगा, पहले पेज पे पहली ही लाइन में लिखा है। क्या हुआ था इसमें, जब ये सारी चीजें हुई ना तो किंग को एक डर लग गया कि अब लोग विरोध करने वाले हैं। तो इसी डर के चक्कर में किंग ने अपनी आर्मी कहाँ भेज दी, पेरिस में। कहाँ भेज दी बच्चे लोगों, पेरिस में। और जब आर्मी भेजी, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, और अब मरने का डर भी है। तीन चीजें इन पे हावी हुई और लोगों ने बेस्टील, कहाँ पर, एक फोर्ट प्रिजन हुआ करता था, पहले वो किला हुआ करता था, बाद में उसको प्रिजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। वहां पर लोगों ने अटैक कर दिया जल्दबाजी में और आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को कलेक्ट किया और किंग की ट्रूप पे अटैक करना चालू कर दिया, उनका विरोध करना चालू कर दिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट इवेंट, द फॉल ऑफ बेस्टील, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया। वो एक चिंगारी थी, वो क्या थी, एक चिंगारी थी। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पे अपन ने कितने कॉजेस पढ़े, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और एक लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा, स्पार्क, जिसको इमीडिएट कॉज भी आप कह सकते हो। तो अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे कि इनको थोड़ी डेप्थ में, और डेप्थ नहीं कहेंगे, एक फ्लो में कवर करेंगे कि और क्या क्या चीजें होना चालू हुई। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो अभिषेक।